Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is jurist Yasir Iqbal Mehman from a student of Sindhla College एंड जो ये मेरा चैनल बनाने का मकसद जो है वो मेरे जो लॉ स्टूडेंट भाई हैं उनकी हेल्प करना है। पहले जो हमने एक वीडियो बनाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान पे थी। उसमें जो है मैंने इंडियन एक्ट 1935 जो है वो क्लियर किया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल में जाके वो देख सकते हैं। अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट है। जब कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ लिया जाता है तो आपके जहन में क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ लेते ही जो अल्फाज लेते ही हमारे जहन में आता है वो मार्केट आता है, वो बिज़नेस आता है, वो एग्रीमेंट आता है। तो हमारा आज का अभी का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट, उस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके जो फार्मेशन है उसमें क्या नेसेसरीज़ हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऊपर बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा कि जो भी न्यू वीडियो आए वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करने से पहले जो कानून बने हैं वो कानून किस लिए बने? कानून जो बने हैं वो सोसाइटी की नीड के लिए बने हैं। जैसा कि पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका नाम ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले ये होता था कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता था वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता था, यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती थी। फिर जो है फ्रॉड लोगों के साथ हुए, जैसे कि ये ट्रैफिक कवानीन क्यों बने हैं, जैसे एक्सीडेंट होते हैं फिर जो है वो ट्रैफिक कवानीन बनाना पड़े। तो बिज़नेस में जब फ्रॉड होना शुरू हुए तो बिज़नेस के लिए जो है वो कवानीन बनाने की नीड हुई, और जब कवानीन बनाने की नीड हुई तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे लिए बना, जो कि आज भी इस्तेमाल हो रहा है। इसमें जो है सेक्शन 72 से सेक्शन 124 तक जो है वो उसको जुदा कर दिया गया, जिसका अभी नाम सेल्स ऑफ गुड 1930 रखा गया है। वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। सी डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय पोलक, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। जो कि अप्रोप्रिएट जो है वो कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ जो है वो रिव्यूज़ दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें पोलक ने यह कहा है कि हर वो एग्रीमेंट, हर वो वादा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अभी देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सालमन क्या कहता है इसके बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़। जो है कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि पैदा करता है ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज़, यानी उनके ऊपर कुछ जो है वो लाइबिलिटीज़ पैदा करता है जो उन दोनों को एक दूसरे के लिए करना होती हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो उसके सेक्शन 2 में अक्सर जो होता है वो जो भी कवानीन बनाए जाते हैं उसमें जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशंस का होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सब सेक्शन 2 है उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो डेफिनेशन इस तरीके से बताई गई है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ के मुताबिक वैलिड है वो कॉन्ट्रैक्ट में शुमार होता है। अभी इसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी, नाउ द क्वेश्चंस कम टू माइंड, what is enforceability? An agreement is enforceable if it is recognized by court and ordered to be enforceable by law. The agreement must create legal obligations between the parties. अब जो है enforceability को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि जो मुल्की कवानीन के ख़िलाफ़ ना हो। अब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान के लॉ स्टूडेंट हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पाकिस्तान के किसी भी लॉ के ख़िलाफ़ नहीं जाता, और जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो पाकिस्तान के किसी भी कवानीन के मनफी नहीं होगा। अगर वो मनफी होगा तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एन एग्रीमेंट इज़ इन्फोर्सेबल इफ़ इट इज़ रिकग्नाइज बाय कोर्ट, जो कि कोर्ट डिसाइड करती है कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है।
और एक एग्रीमेंट में ऑब्लिगेशंस जो है वो नेसेसरीज होती हैं जो कि पार्टीज एक दूसरे पर लगाती हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में हम आगे। सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल बिकॉज दे डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज़। ये जो है सोशल एग्रीमेंट है, जैसा कि हम आपस में ऐसे ही दोस्त लोग कि कोई किसी को टी की दावत दे देता है, कोई इनविटेशन फॉर डिनर दे देता है, कोई इनविटेशन फॉर लंच दे देता है, तो ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि ये ओब्लिगेशन पैदा नहीं करता। ये कि नहीं कि आपको मस्ट डिनर पे पहुंचना है वरना मैं आप पे केस कर दूंगा कोर्ट में, तो ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये सोशल एग्रीमेंट हुआ है। अभी जो दूसरा जो होता है कि भाई डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई किसी हस्बैंड ने वाइफ को जो है वो नेकलेस गिफ्ट कर दिया, तो उसकी कंसीडरेशन होना ज़रूरी नहीं है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो ही नहीं सकता कि आप ये मुझे वापस करो या क्या। अब जो है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि आते हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। अब जो है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है और वो लीगल एग्रीमेंट है। इसकी मिसाल आप यूँ ही लीजिए कि लीगल एग्रीमेंट आर इन्फोर्सेबल बिकॉज दे क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़। अगर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसके बदले आपको कोई चीज़ देनी या पैसे देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए प्रोमिसेस टू सेल इज कार टू बी, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है। अब आ जाते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट और प्लस इन्फोर्सिबिलिटी से बनता है, और जो एक एग्रीमेंट होता है वो किससे बनता है, एग्रीमेंट ऑफर और एक्सेप्टेंस से बनता है। यानी कि ये कैसे बनता है, पहले जो है वो ऑफ़र बनाई जाती है जो कि एब्सोल्यूट ऑफ़र होती है, जिसको उसी टर्म्स में एक्सेप्ट करना चाहिए जिसमें वो बनाई गई है। अगर वो उसी टर्म्स में जो है वो एक्सेप्टेंस उसकी नहीं होती तो वो उसके बदले काउंटर ऑफ़र बन जाती है। तो जो ऑफ़र से एक्सेप्टेंस में जाती है पर एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इन्फोर्सिबिलिटी को यूँ डिफाइन कर दीजिए कि लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़ इज़ कॉल्ड इन्फोर्सिबिलिटी। अभी हमारा जो है वो में टॉपिक है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो कि एसेंशियल हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो क्या हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है हमारे लॉ स्टूडेंट के लिए, या जो भी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो भी उनके लिए भी एक बेहतरीन लेक्चर है। तो काइंडली आप मुझे इनकरेज कीजिएगा, इनकरेज के तौर पे आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहले जो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मस्ट होनी चाहिए। ये जो है बेसिक जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का होता है, एक ऑफ़र बनाई जाए और उसको एब्सोल्यूट तरीके से एक्सेप्ट किया जाए तो वो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का। ये सारे स्टेप्स हैं जिनसे एक वैलिड एग्रीमेंट बनता है। अब जो है लीगल ऑब्लिगेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जो ऑफ़र बनाई गई है, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना लाजमी है। और जो है तीसरा है वो लॉफुल कंसीडरेशन है। लॉफुल कंसीडरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि समथिंग इन रिटर्न इज़ कॉल्ड समथिंग इज़ लीगल राइटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, यानी कि कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टी से ये मुराद है कि जो आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके पास इतनी कैपेसिटी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता तो लाइबिलिटीज़ वो आपकी पूरी कर सकता है कि नहीं, यानी कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अभी आ जाते हैं फ्री कंसेंट में। तो फ्री कंसेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम ब्रीफ एक्सप्लेन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन हम जो अभी एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं तो उसको मैं ओवरव्यू आपको देता चलूँ कि ये जो फ्री कंसेंट है इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है, इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, कोर्सन भी आ जाता है, और ये सारे जो है फ्री कंसेंट में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो मैंने बताया, मिसरिप्रेजेंटेशन और इन्फ्लुएंस और जो है अपना कोर्सन जो है जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। अगर ये सारी चीज़ें एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो ये फ्री कंसेंट है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि आपके ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई
जो है फ्रॉड के तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया। और जो है दूसरी मेन चीज़ जो है लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़रूरी है कि लॉ जो मकसद है वो लॉफुल होना चाहिए, कोई क्रिमिनल मकसद नहीं होना चाहिए, कोई अनलॉफुल मकसद नहीं होना चाहिए, यानी पब्लिक राइट्स वायलेट नहीं होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। इन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, अब जो है आपने वादा कर लिया, आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लेकिन रिटन में नहीं है तो उसको इन्फोर्सेबल कराना बहुत मुश्किल होगा। इसकी भी एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट में आते हैं सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, जिसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स नहीं होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, क्योंकि उसका मकसद ही ज़ाहिर नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता। जैसे हमारे जो नौजवान नस्ल के लोग हैं उनको समझाने के लिए एक मिसाल है कि लड़का लड़की को कहता है कि भाई मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया, ये वॉइड एग्रीमेंट है ये, क्योंकि ये वॉइड अब इनिशो है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसकी परफॉर्मेंस जो है मुमकिन ना हो तो वो वॉइड हो जाता है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए कि वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ये एक एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल ऑब्लिगेशन, लॉफुल कंसीडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट इन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अभी जो है इसके जो है पहले जो है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे आते हैं। एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय द अदर पार्टी। द टर्म लॉफुल मीन्स द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट सेटिफाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस में जो कहा गया है कि पार्टी लॉफुली जो है एक्सेप्ट करे, लॉफुली जो है ऑफ़र बनाए, इसका मतलब ये है कि जो एक्सेप्ट कर रही है पार्टी उस पर किसी किस्म का दबाव या किसी किस्म का वो जो है कंडीशन मानने से कॉन्ट्रैक्ट का इनकार कर देती है तो भी वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जानी। ये नहीं कि जो भी एक्सेप्टेंस की जाएगी वो एब्सोल्यूट फॉर्म में की जाएगी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसमें कोई एक्सेप्टेंस में या कंडीशंस में टर्म्स कंडीशन में चेंज चाहता है तो वो एक काउंटर ऑफ़र बन जाएगी। अभी नीचे एग्जांपल भी लिखी है, ए ऑफ़र टू सेल इज़ साइकिल टू बी फॉर 4,500 rupees. This is an offer. If B accepts this offer, there is an acceptance. अगर जो है वो B इसको एक्सेप्ट करता है तो ये एक ऑफ़र बन जाएगी। लीगल ऑब्लिगेशन पे हम आते हैं। The parties to an agreement must create legal obligation. It means if one party does not fulfill his promise, he shall be liable for breach of contract. इसमें जो एग्जांपल दिया गया है वो ए ऑफर्स टू बी टू सेल हिज होम फॉर 2 million. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एज इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। जो है वो पार्टीज़ जो है लीगल ऑब्लिगेशन बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न किया जाता है जो है प्रोमेजी की तरफ से या प्रोमेजर की तरफ से, तो जो है वो कोर्ट में चैलेंज करने के काबिल हो, यानी जिसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस जो है वो कोर्ट में फ़ाइल किया जा सके। आगे हम आते हैं लॉफुल कंसीडरेशन। नाउ व्हाट इज़ लॉफुल कंसीडरेशन? फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल. Consideration is the price paid by one party for the promise of the other party. A contract is enforceable only when both the parties give and take something. That something given or taken is called consideration. Example में आ जाएं, promise to sell promises to sell his car to B for 1 million. For A 1 million is consideration and for B car is the consideration. ये जो है लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसलिए बनाया गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को फ़ायदा और दूसरी पार्टी को नुकसान ना हो, तो उसी के लिए लॉफुल कंसीडरेशन जो है मेन एसेंशियल है इसके कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें जो है ये कहा गया है कि ए ने जो है वो कार बेचनी है बी को, तो एक
का जो है कंसीडरेशन लॉफुल तभी होता जब उसको प्राइस जो है वो कंसीडरेशन में मिलेगी और बी को जो है वो कंसीडरेशन उसकी कार होगी जो उसने पैसे दे के लेनी है। आगे चलते हैं, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिस भी पार्टी से आप कॉन्ट्रैक्ट करें उसका इंसॉल्वेंट ना होना ज़रूरी होता है। एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल इफ इट इज़ मेड बाय पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। टू कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ एसेंशियल दैट पार्टीज इट एज अ मेजॉरिटी साउंड माइंड एंड ईटीसी। जिसमें जो है मैंने बताया कि वो है इंसॉल्वेंट ना हो। उसमें जो है अदर्स भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पार्टीज एजा मेजॉरिटी क्यों। अब सवाल आ जाता है एजा मेजॉरिटी कब होती है। एजा मेजॉरिटी तब होती है जब आप 18 साल की ऊपर की उम्र के होते हैं। और जो है साउंड माइंड का मतलब ये है कि वो पागल वागल ना हो, वो ल्यूनर नहीं हो, वो जो है बिल्कुल साउंड माइंड हो, वो अपने भला बोलो जो है वो ज़िंदगी में जानता हो, तभी ही एक जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्जाम्पल में आ जाएं, a person of unsound mind agrees to sell his house for 2 lakhs. It is not a valid contract because M is unsound mind. अब आ जाएं, कोई जो है पागल शख्स अपना जो इसके तस्वर कर लें एम है जो अपना जो है घर वो 2 लाख में बेचना चाहता है और एस उसे 2 लाख में ख़रीदना चाहता है, तो जो एम है वो अनसाउंड माइंड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता क्योंकि आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो ये लॉफुल नहीं होगा। अभी आ जाएं फ्री कंसेंट में। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ एसेंशियल दैट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। कंसेंट फ्री व्हेन इट इज़ नॉट ऑब्टेन बाय फोर्स, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। जो है वो पार्टीज़ का फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो फ्री कंसेंट तभी होगा जब ये मिसरिप्रेजेंटेशन, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या फोर्स किसी भी ऐसी किस्म की चीज़ से जो है उस जो है एक्सेप्टेंस ऐसी चीज़ों से ना हुई हो, तो इसका जो है वो फ्री कंसेंट होगा। अगर जो है पार्टीज़ जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मुब्तला हैं तो उसकी भी जुदा जो है एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वन पार्टी इज़ इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड बोथ पार्टीज आर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। इफ़ द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी इज़ नॉट फ्री द एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। जो जिस पार्टी का जो है कंसेंट ना फ्री होगा तब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे कि कोई आपको गन पॉइंट पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है, जैसे कि कोई आपको किसी के ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, कोई बॉस आपको कहता है कि यार ये तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना मैं तुम्हें ड्यूटी से निकाल दूंगा, तो आप प्रेशर में आके वो साइन कर देते हैं। तो इसी तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, आप उनको कोर्ट में चैलेंज करके उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी आ जाएँ लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ नेसेसरी दैट एग्रीमेंट इज़ मेड फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी illegal, immoral, opposed to public policy. Every agreement with unlawful object is illegal and therefore contract is void. जो है वो lawful object जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की जो रूह समझी जाती है, जिसमें जो है वो लीगल ना हो, गैर अखलाकी ना हो, पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ ना हो, यानी जिसमें पब्लिक राइट्स वायलेट ना हो, या जो है स्टेट के लॉज के ख़िलाफ़ ना हो, या जो है गैर अखलाकी ना हो। जैसा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी को चर्च बेचने का कहते हैं और वो चर्च बेचता है और जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपको नहीं देता, तो उसका आप कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसका लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं था। और इसके की दूसरे एग्जांपल में आ जाते हैं, ए हायर्स अ हाउस टू यूज़ फॉर गैम्बलिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज़ इलीगल एंड वॉइड। और अब आगे बढ़ते हैं, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन पे आ जाओ। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन पे आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और इन राइटिंग। इट इज़ ए प्रीफेबल डेट द कॉन्ट्रैक्ट बी इन राइटिंग बिकॉज इट इज़ ईजी टू प्रूव इन कोर्ट। जो है कॉन्ट्रैक्ट दोनों में हो जाता है, आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट बना लें या राइटिंग में। अक्सर लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में बनाते हैं क्योंकि ये साबित करने में कोर्ट में बहुत ईजी होता है कि भाई हाँ हमने ये एग्रीमेंट किया था। अगर जो है ओरल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उसमें आपको शवाहिद बहुत मजबूत चाहिए जो कि अनसाउंड माइंड ना हो, एजा मेजॉरिटी के हो, जो गवाही दे सकें कि भाई हाँ हमारे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। अब आ जाएं सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स पे आ जाए।
द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, कंप्लीट एंड सर्टेन। इफ द टर्म्स अनसर्टेन द एग्रीमेंट इज़ वाइड। अगर जो है वो सर्टेनिटी, टर्म्स, कंडीशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की वाज़े होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या चाहिए, मैं आपको कितना दूंगा और आपसे मुझे ये चीज़ लेनी है। अगर यही चीज़ें वाज़े नहीं लिखी गई होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये एक एग्रीमेंट है जो कि वॉइड एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें, ए प्रोमिसेस टू सेल 200 books to B without specifying their titles, the agreement is void because the term are not clear। जो है ए ने बी को 200 बुक सेल करनी है लेकिन उन्होंने उसके टाइटल्स, उनके नाम नहीं बताए, तो ये एग्रीमेंट वॉइड होता है। बिकॉज क्योंकि इसका मकसद जो है चीज़ बेचने का या जो है वो वाज़े नहीं है। अभी के लिए इतना सी ये एसेंशियल्स आज हमने क्लियर कर लिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इसके एसेंशियल क्या होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो उसके बाद जो टॉपिक होगा वो भी इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे सेक्शंस के तौर पे। अभी जो है ये ओवरव्यू है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें हमने एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो डेफिनेशन पढ़ी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमको इनकरेज करने के लिए जो है वो इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।